शुरू करें आज का मुकदमा। भारत माता की चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप। और चाहे फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, कल भूकंप आया था। हाँ, कहाँ आया था? दिल्ली में तो नहीं आया था। एपी सेंटर कहाँ था? नेपाल में था। ठीक है, वेस्ट नेपाल में था। ये उत्तराखंड के काफी पास था। ठीक है, और जब भी वहां पर उत्तराखंड के मतलब नेपाल सेंटर रहता है तो हमारा पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया क्या होता है, थोड़ा सा अफेक्टेड होता है। क्यों होता है हम आज देखेंगे बकायदे। तो अर्थक्वेक में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखना है हमें, अगर हम देखें तो इसमें क्या पढ़ने हैं? इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है, दूसरा चीज हमें क्या पढ़ना है? इसके कॉजेस। ठीक है, क्या पढ़ने हैं? कॉजेस। कॉजेस का मतलब कारण, कि क्यों आता है भाई भूकंप। ठीक, हाँ, भूकंप क्यों आता है ये पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है सिस्मिक वेव्स, जो ऑलरेडी हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ में कवर कर चुके हैं। पीएसएल याद करो, हाँ कि ना? हाँ, उसको थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे बस, और कुछ नहीं। आगे नहीं, पूरा एक घंटे के आसपास उसको पढ़ाया था। हाँ, और इतना पैसा तो दिया नहीं कि आपने आपको दो दो तीन तीन बार पढ़ा है। नहीं, वो मजाक है। ठीक है, लेकिन वो जितना जरूरी होगा उसको डिस्कस करेंगे। कॉजेस के बाद हम लोगों को क्या देखना है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखना है? डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दो देखेंगे, एक ग्लोबल लेवल पर कि पूरी दुनिया में कहां कहां आती है। यकीन मानो आपको रटने की जरूरत नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था ना कल, उसी को बस आगे कर देंगे, देखना अपने आप भूकंप आ जाएगा। बस उसी के बाद भूकंप आने वाला है। ठीक है, एक ग्लोबल स्केल पर देखेंगे, समझ में आ रहा है? ग्लोबल स्केल पर डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा इंडियन स्केल पर भारत में कहां कहां आते हैं। और फिर देखो, भारत में जब आप पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट ना, तो वहां पर अर्थक्वेक को लेकर एक टॉपिक है। ठीक है, वहां नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा? तो यही बता देंगे भारत के कौन कौन से रीजन है जहां पे भूकंप बहुत आते हैं। ठीक है, जहां पे भूकंप क्या होते हैं? बहुत आते हैं। क्यों वहीं आते हैं ये भी देखेंगे, और उसे रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे जब तक उसका कुछ बेसिक ना क्लियर हो, कि हैजर्ड्स क्या होता है, रिस्क क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, मतलब प्री असेसमेंट क्या होता है, पोस्ट असेसमेंट क्या होता है, हमारी जो तैयारी होगी वो प्री में क्या करेंगे, पोस्ट में क्या करेंगे, फिर उसके बाद उसको लेकर कौन कौन सी अथॉरिटीज बनी है। हमारा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना है, नेशनल लेवल पे बना है, स्टेट लेवल पे बना है, लोकल लेवल बना है। इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कौन कौन सी चीज के लिए। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट के अगर बारे में थोड़ा सा बता दें तो आप ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब एक एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा पेपर 3 में। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये काम मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं जो आप अपने से तैयार कर सकते हैं, उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। और वो लोग बच्चे करते भी हैं। आपको सिलेक्शन लेना है, कोचिंग में पैसा नहीं वसूल करना है। ईमानदारी से बता रहा हूं ना, क्या करना है। अच्छा, कोचिंग आपको क्या लगता है? कोचिंग एक ऐसी चीज है जहां पे जाएंगे और जैसे कोर्स खत्म होगा हाथ में सर्टिफिकेट यूपीएससी के लेके निकलेंगे? ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी कोचिंग वाले का सिलेक्शन हो जाता है, बिना कोचिंग वालों का भी होता है। हाँ, तो वो कैसे निकालते हैं? देखिए, कोचिंग आपका जो टाइम खराब होता है ना इधर उधर मटेरियल इकट्ठा करने में, प्रेजेंटेशन में। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अब जैसे महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष क्यों लग गए आत्मज्ञान प्राप्त करने में? क्योंकि उनके पास कोई गाइड नहीं था। अगर एक गाइड होता तो शायद वो 6 महीने के अंदर वो उनको ज्ञान मिल जाता। ज्ञान मिलने का मतलब ये थोड़ी ना कैसे बैठे ऊपर से तथास्तु हुआ और अंदर ज्ञान आ गया। ज्ञान का मतलब था उनके कुछ बेसिक प्रश्न थे जीवन से रिलेटेड, जिसका उत्तर वो खोज रहे थे, तमाम तरह से प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। फिर जब वो घर त्याग दिया, उन्होंने अलग अलग तरीकों से उनके प्रश्न का उत्तर ढूंढा, तो 6 वर्ष तक उनके सभी प्रश्नों के जवाब उनको मिल गए। समझ में आया? और कुछ प्रश्न के जवाब नहीं होकर भी मिल गए। कुछ चीजों का जवाब नहीं होता है, कुछ सवालों का जवाब नहीं होता है। अब उससे आपसे पूछ लिया जाए कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आया, कौन? ये अव्याकृत प्रश्न है, कैसे बताओगे?
आप एक्सप्लेन कर पाओगे लेकिन प्रूफ नहीं दे पाओगे ना। उसी तरह से दुनिया बनने की शुरुआत भले बिग बैंग कह रहा है कि 14 अरब वर्ष पहले हुआ, लेकिन उसके पहले क्या था? प्रीमॉर्डियल मतलब जो सिंगुलैरिटी के पहले क्या था? अब कैसे बताएं? ईश्वर है कि नहीं है, कैसे बताएं? दो तरह के प्राणी हैं, कहते नहीं पहले जान लेंगे फिर मानेंगे, जो हम मेरे टाइप का आदमी होता है, और दूसरे होते हैं आपके टाइप का, मान लिया अब हमको जानने की जरूरत नहीं है। मजाक नहीं कर रहे, यही दो टाइप पे हैं। कुछ लोग कुछ सोचते हैं जब तक जानेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे ना, और दूसरे हैं कि मान लिया है जानने की जरूरत नहीं है ना, यही है ना। अब इसको अगर पूछ लिया कि ईश्वर है कि नहीं, ये कैसे साबित करोगे? आप 1000 तरह से तर्क दे सकते हो उसको साबित करने के लिए, और 1000 तरह से तर्क कर सकते हो उसको नकारने का ना। दोनों के पास अपने अपने है ना, लॉजिक है ना दोनों के पास, लेकिन कंक्लूजन कोई निकलेगा। और मान लो कल को कंक्लूजन निकल भी ईश्वर है तो कौन सा वाला है? अगला वाला अव्याकृत प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा वाला है, जिसकी व्याख्या, क्योंकि उसकी व्याख्या तो हर धर्म में अलग अलग। बोलने को बोल देते हैं कि अल्लाह ईश्वर सब एक है, लेकिन मानता कोई नहीं है। तुमको बता दे, जब वो कोई बोल रहा होता अल्लाह ईश्वर एक है, तो टेक्निकली वही बात करने वाला कि मेरा वाला ही सही है, टेक्निकली ये बात करता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिलने वाला है। तो महात्मा बुद्ध ने इसलिए कहा था कि भैया जब जवाब इसका मिलने वाले नहीं है तो इसका जवाब ढूंढना क्यों? जिन प्रश्नों का जवाब मिल सकता है उनको ढूंढा जाए। उसको उन्होंने 7 ऐसे प्रश्न बताए थे अव्याकृत, वो लोग आप फिलोसफी में पढ़ेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप अपने से तैयार कर सकते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। और अगर बात करें सोशल इश्यूज, ये सरल होते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। सोशल मैगजीन पढ़ते हुए, एनालिसिस देखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज। और क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें, इरिगेशन वाले टॉपिक जो पेपर 3 में, माइनर इरिगेशन, मेजर इरिगेशन कैसे होता है, नहर क्या, ये सब वो सब, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर में और कौन जाएगा, सोशल इश्यूज तो हो ही गया। ये सेकंड पेपर में गवर्नेंस, गवर्नेंस के कुछ टॉपिक लिखे हैं वो आप अपने से, अगर पॉलिटी आपका क्लियर हो चुका है तो आप गवर्नेंस अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। IR, ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत विशेष रूप से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। मैंने ये नहीं बोला, क्या बोला, विशेष रूप से, यानी कि अगर आपने थोड़ा बहुत आपका 4-6 महीना 5 महीना पढ़ लिया है, अब आपका एक फाउंडेशन बन गया है, अब आप इन सब्जेक्ट को अपने से पढ़ सकते हैं। इसको कोई टीचर पढ़ाएगा तो क्या होगा, आपको एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल समझ रहे हैं? हाँ, गुणवत्ता में निखार आ जाएगा। लेकिन पहले से अगर पढ़े रहेगा बेहतर रहेगा। जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट का बात कर देते हैं, तो इसमें कुछ आपको कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। जैसे आज से पूछ लिया जाएगा हैजर्ड्स क्या है, हैजर्ड्स आपको पता होना चाहिए। रिस्क पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, मैनेजमेंट इसका ना, भाई उसी को तो मैनेज करना है। मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, 3 तरह के होंगे मैनेजमेंट। पहले घटना से पहले यानी प्री मैनेजमेंट, प्री लेवल पर। दूसरा घटना के दौरान, ऑन टाइम या रियल टाइम मैनेजमेंट। और फिर क्या होता है, फिर रेस्क्यू, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ना, R&R का मतलब रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, जो जहां घटना घट गई है वहां पे। तो ये मैनेजमेंट करना है। फिर मैनेजमेंट करने के लिए क्या होगी, अथॉरिटी होगी, हाँ कि ना, कोई ना कोई। और आपको पता होना चाहिए अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पर होगी, बोलो, जिसके चेयरमैन PM होते हैं, आपको पता है ना, पता जान लो। स्टेट लेवल पर होगा, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, जायज बात है CM हो जाएंगे, हाँ। और फिर लोकल लेवल पर इसके कौन होंगे, DM हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या अलग अलग जगह पे स्टेट में उन्हें कलेक्टर कहा जाता है, अथॉरिटी। अब अगला चीज क्या है, इनके आपस में क्या है, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन। फिर अभी देखो अथॉरिटी कैसे करेगी, तो इसमें प्लस टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दूं इसी में।
ना। पेपर 3 कहाँ है, टेक्नोलॉजी कहाँ है, पेपर 3 में है ना। तो ऐड कर दो कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है। अब देखो इसको और टॉपिक से कैसे कनेक्ट करना शुरू कर, यही है बस डिजास्टर मैनेजमेंट, इतना ही है, 2-3 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, एक यहां से पूछ सकता है और एक इसको अदर टॉपिक से रिलेट करके पूछ सकता है, समझ रहे हो ना। जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करेगी या कैसे और चैलेंज क्रिएट करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी के पास फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कितना स्ट्रांग है इसको करने के लिए। हाँ, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर स्टेट में बढ़िया कोऑपरेशन हो रहा है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा है। हाँ, संघवाद जिसे बोलते हैं, ये पॉलिटी से रिलेटेड लिंक कर दिया गया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में बच्चों का क्या होता है, सोसाइटी से ऐड कर दो। बच्चों, डिजास्टर का बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, ये तो वल्नरेबिलिटीज में आ जाएगा। तो देख रहे हो इसको, बाकी और जो टॉपिक है ना उनसे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये इधर वाला जो पूछेगा सिंपल है, और दूसरा क्या होगा, कनेक्ट करके जो पूछेगा। यूपीएससी ज्यादातर 60% क्वेश्चन जो पूछता है कनेक्ट करके पूछता है सभी जगह पे, वो लेवल आपका होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं। जैसे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, इसको मिटा दें। हाँ, अब जैसे आप, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, ये कोई पढ़ा रहा हो, आपके पास नोट्स होगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, नहीं इंटरनेट का सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, किसी भी वैलिड सोर्स के। ये हैजर्ड्स क्या है, अभी जब से मैं अर्थक्वेक वगैरह पढ़ा चुका हूँ तो उसके बाद जैसे फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, आप अपने से इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हैजर्ड्स क्या है ये देख लीजिए, रिस्क क्या, और आपको आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, हैजर्ड देखोगे, हैजर्ड का मतलब होता है जो थ्रेट पॉज करते हैं, जिसमें थ्रेट है। और रिस्क किस चीज का होगा, जान का, माल का, इस चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का, बगायता का वगैरह। और वल्नरेबिलिटी कौन कौन से सेक्शन है जो अफेक्ट होने वाले हैं, और यहाँ पे पर्सन की बात हो रहा है। ठीक है, जब ये क्लियर हो जाएगा तब आप डिजास्टर अच्छा कर पाओगे ना मैनेजमेंट। तो ये इस तरह से जाता है। अच्छा, इसे बता दिया, अब आपको आसान लग रहा होगा। टीचर का काम यही है, आपकी चीजों को आसान करना। टीचर का काम नहीं कि फीड करना आपको। जैसे आप कोई और बताते हैं, समझ में आया, ये इस तरह के ये चीजें। मैंने तो 4-5 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब जो 22-23 यूनिट है, 17-18 यूनिट खुद से प्रिपेयर किया है। और मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मैंने कोचिंग में मेरे पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि कंप्लेन करने थोड़ी ना आया हूं मैं पेपर क्रैक करना है मुझे। इश्यूज आप आपके जन्म से आपके विकास में भी बहुत तमाम तरह की समस्या प्रकृति या ईश्वर ने उत्पन्न की है। क्या करो, कंप्लेन करते रहोगे। जो जिंदगी भर कंप्लेन करते हैं वो क्या करते हैं, वो इतिहास लिखते, वो इतिहास पढ़ते हैं। और जो कंप्लेन नहीं करते उसे उसी चैलेंजिंग कंडीशन से निकल कर आते हैं, वो इतिहास रचते हैं। आपको इतिहास रचना है, नेगेटिव नहीं होना है। कल की यूपीएससी सिलेक्शन हो जाने के बाद कलेक्टर बन गए, तो आपके पास क्या सारे रिसोर्सेज है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चला पाओ? नहीं ना, चैलेंजेस है ना, तो कैसे करोगे? उसकी ट्रेनिंग यहीं से शुरू होती है। ठीक है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जैसे कोई एक टॉपिक जो करंट अफेयर्स का जो रहा हो, देखो मैं कैसे इंटरलिंकिंग कैसे किया जाता है बताते हैं। चलो, मैगजीन पढ़े थे, मैगजीन दिया गया था आपको, उसमें टॉपिक को देखे थे। चलिए मैं ही बता देता हूं तुम लोग। चलिए, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी पारित हो गया संसद से, अभी नहीं हुआ ना, बिल आया है। ये है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, अभी एक नया नाम दे दिया गया है, पर्सनल डेटा। तो पहले देखो क्या होता है, कभी कोई बिल आता है तो उसके प्रोविजन देखना होता है। हाँ, साइलेंट प्रोविजन, मुख्य प्रोविजन है क्या। ठीक है, प्रोविजन के बाद जब प्रोविजन होगा तो उससे क्या होने वाला है, यानी उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होने वाला है ना, कुछ तो होगा, तभी तो सरकार इतना लेजिस्लेटिव लेकर आ रही। फिर कुछ ना कुछ रह गया होगा, कुछ ना कुछ, तो उससे इश्यूज यानी कंसर्न क्या रह गया, और क्या वो गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है, यानी थ्रेट्स, कंसर्न। फिर कंसर्न उसको सुधारे कैसे, तो वे फॉरवर्ड, लास्ट ना, ये तो हो गया उसी की चीजें। लेकिन अब इसको कैसे इंटरलिंक करेंगे अलग अलग जगह।
पर्सनल डेटा जो बिल है या पर्सनल डेटा ये आपको क्या करता है, राइट के साथ लिंक कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी, हाँ कि ना। तो अब इसको राइट टू प्राइवेसी के साथ जोड़ो। राइट टू प्राइवेसी के बाद अगर आपने देखा होगा आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आरटीआई के साथ ये लिंक कर रहा होगा, उससे उसको इंटरलिंक करो टॉपिक के साथ। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना, न्यू एज टेक्नोलॉजी। इस दौर में डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या कितना कारगर है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करो, ठीक है। अब फिर क्या इसका सोसाइटल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमी में क्या असर होने वाला है, सोसाइटी पे क्या असर होने वाला है, एथिक्स में क्या असर होगा है, क्योंकि पेपर जीएस भी तो आया है, एथिक्स पर क्या असर होने वाला है, एथिकल चेंजेस क्या आने वाले हैं। ये केवल ये नहीं होता पढ़ लिए नहीं, मैगजीन का मतलब ये आपको मुद्दा मिल जा रहा है। अब उसको खाली समय बैठ के सोचो यार, राइट टू प्राइवेसी जो एक्ट है, निजता हमारा जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, क्या उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? अगर कह रहा है तो इसमें क्या क्या कमी आ गई, जब इसमें लिंक करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे लिंक करेंगे आ जाए, नहीं उपाय इंटरनेट से आ जाए, गूगल कर दो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, आ जाएगा कोई ना कोई आर्टिकल, पढ़ो इश्यूज रिलेटेड टू आरटीआई डाल दो, आ जाएगा कोई ना कोई। समझ रहे हैं ना? हाँ, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। और भी लिंक करना चाहो तो दुनिया तमाम तरह की चीजें, और कहाँ आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी नहीं, इसको तो आप खुद ही स्कोप देख लेना, कहाँ कहाँ स्कोप जा रहा है सिलेबस में। 100% टेक्नोलॉजी का है, ये है टेक्नोलॉजी का तो प्रश्न ही है ना, गवर्नेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, गवर्नेंस का है कि नहीं, वो तो सीधे उस वहां के प्रश्न है, लेकिन इसको और टॉपिक के साथ कैसे लिंक करेंगे, सोसाइटल इसका, ये जो पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ डाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा डेटा यूज होने वाला है, बहुत सारे जब डेटा यूज होंगे तो उनको जो है क्या करना, स्टोर करने की चैलेंजेस है, स्टोर करने के बाद क्या है, मिसयूज नहीं होंगे, जो स्टोर कर रहा है वो क्या मिसयूज नहीं करेगा। तो इसी को लेकर क्या है, इसमें देखना क्या वो प्रोविजन है उसमें जो आर्टिफिशियल से इंटेलिजेंस से उठने वाले चैलेंजेस को वो ठीक कर पा रहा है क्या, समझ रहे हो ना? बोलो भाई। इस तरह लिंक करते हैं। जैसे एक आध और एग्जांपल दे देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी ने लखपति दीदी स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया है लखपति दीदी, हाँ, और उसमें लखपति दीदी जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, एसएचजी के द्वारा किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो लोग नहीं पढ़े हैं जान लो, क्या होता है कि रूरल इंडिया में एक स्कीम चलाई गई है जिसमें क्या होता है 10 से 20 लोगों का एक समूह बनाया जाएगा, मेजोरिटी जिसमें महिलाओं की होगी, प्रीडोमिनेंटली महिलाओं की होगी, उनका काम होगा कि महिलाओं के उत्थान में या रूरल डेवलपमेंट में क्या करें, सहयोग करें। तो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, माइक्रो फाइनेंस वगैरह करते हैं। 20 लोग जुड़ गए, सेविंग इकट्ठा करेंगे, आपस में ही लोन वगैरह देंगे, तो इससे क्या होगा, जो है जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वगैरह वगैरह, इसके फायदे होते हैं। तो लखपति दीदी का उद्देश्य क्या है कि 3 करोड़, कितने करोड़ महिलाओं को, लमसम 1 करोड़ कितना है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं डेटा, ये देखना पड़ेगा, कुछ है कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट महिलाओं को क्या करना है, उनकी मंथली इनकम 1 लाख। अब एसएचजी न्यूज पे आ गया, तो एसएचजी पहले क्या होता है ये देखो, इंट्रो इसको देखो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, फिर इसके वो देखो क्या कहते हैं, किसका पॉजिटिव पक्ष क्या है, नेगेटिव तो होगा नहीं, इतना बढ़िया चीज है, तो इसके लेकर कंसर्न होंगे, इश्यूज होंगे ना, क्या क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहा है। सबसे पहले फंड का होगा, कोऑर्डिनेशन का होगा, कोऑपरेशन का होगा, पॉलिसी लेवल पे सपोर्ट का होगा, है, और क्या होगा, जो गांव के अपने चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, सोच से रिलेटेड वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया कंसर्न, फिर वे फॉरवर्ड आप देखो क्या क्या कर सकते हो, ये सब तो मान लो मैगजीन वगैरह मिल ही जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलेगा आपको क्या करना है, एसएचजी को अदर टॉपिक से भी जोड़ना है ना, एसएचजी और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ जाएगा कि नहीं, तो विमेन एम्पावरमेंट कहाँ है, पेपर 2 में, और ये कहाँ है, ये पेपर 2 में, ये पेपर 1 में। विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ो, रूरल डेवलपमेंट से जोड़ो कि रूरल डेवलपमेंट में कैसे ये काम कर रहा है, एसएचजी को फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ो, वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ो,
हाँ, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी के साथ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। और कहाँ एसएचजी को जोड़ सकते हो, ठीक है। एसएचजी को और कहाँ जोड़ सकते हो, रूरल डेवलपमेंट हो गया, हाँ, हाँ, इकोनॉमी के साथ जोड़ सकते हो ओवरऑल। और फिर क्या होगा, इससे एक और जोड़, विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ क्या होता है, जेंडर जो नॉर्म्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो एथिक्स सोसाइटी यहां पर भी आ गया। देख रहे हो कैसे लिंक किया जाता है टॉपिक। कुछ लोग केवल मैगजीन पढ़ते हैं, मैगजीन के इतना रिलेट कर जाते हैं ना, उनका तैयार हो जाता है अपने आप। ये वही वाला अप्रोच है, सेंटर टू पेरिफेरा वाला। तुम लोग नहीं नहीं सब पढ़ लो, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा नहीं, जो आ रहा है उसी के चारों तरफ ढूंढ लो चीजें। बेटा है भाई, टॉपिक पढ़ाना है ना हमको, तुम लोग रोज हमको बहका देते हो ना, ये बताना जरूरी था क्या, हाँ, कुछ हेल्प मिली कैसे बुद्धि लगाना है। इसके लिए पहले सिलेबस तो क्लियर होना चाहिए ना। मैंने रोज रोज हमारी आत्माएं चीख रही है कि आप लोग पाठ्यक्रम रट डालो रट डालो रट डालो। पाठ्यक्रम में नहीं पता तो कहां से लिंक करोगे, कौन से टॉपिक को कहां लिंक करना है। चलिए वापस आए, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, कहाँ, ग्लोबल स्केल पर और इंडियन स्केल पर। फिर उसके बाद हमें इसके क्या देखने हैं, इफेक्ट देखने हैं। क्या देखने हैं, इफेक्ट्स। और जाहिर बात इफेक्ट्स जब भी आता है कहीं पर तो वहां दो प्रकार के इफेक्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन, एक हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी अर्थक्वेक का पॉजिटिव भी होगा क्या कोई, हाँ इसका भी कोई पॉजिटिव होता है, होगा तो देख लेंगे, चिंता मत करो। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सारे डायमेंशन देखने चाहिए, हो या ना हो, तलाशना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, समझ में आया। तो इतना हम लोगों को अर्थक्वेक में पढ़ना है। चले तो सबसे पहले देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन, हाँ यानी बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य तथ्य। क्या बोलेंगे, सामान्य तथ्य। तो सबसे पहले यही देखते हैं भूकंप से रिलेटेड। तो पहला चीज तो यही हो गया, इसकी साइंटिफिक स्टडी। याद करो हम लोग हर टॉपिक की साइंटिफिक स्टडी देख रहे हैं, हाँ, इसका साइंटिफिक स्टडी कि भूकंप का साइंटिफिक स्टडी हम कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं, सिस्मोलॉजी में करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चा, सिस्मोलॉजी, यानी कि इनका वैज्ञानिक अध्ययन, हिंदी में क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन कहाँ करते हैं, अभ्यास नहीं होता बेटा, अध्ययन होता। वैज्ञानिक अध्ययन कहाँ होगा, कहाँ होगा, सिस्मोलॉजी, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज अगर आपसे पूछा जाए तो है क्या, डेफिनेशन ना, परिभाषा। तो सीधे सीधे सिंपल डेफिनेशन देखो क्या है, अर्थक्वेक, क्वेक का मतलब डिस्टरबेंस, सीधे से अर्थ। अच्छा मंगल पे भूकंप आए तो उसे क्या कहोगे, मास क्वेक बोलेंगे, यानी मास पर अर्थक्वेक आया, मास क्वेक बोलेंगे, मंगल कंप, समझ में है। भू माने पृथ्वी, कंप मतलब कांपना। तो सीधे सीधे अगर हम देखें लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है भूकंप का, यानी शाब्दिक अर्थ ना, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी पर कंपन ना, भूकंप, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कंपन यानी शेकिंग ऑफ, शेकिंग या ट्रेमर, शेकिंग ऑफ अर्थ। सीधे सीधे मतलब तो यही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं लग रहा है ना, रुक जाओ सीधे सीधे। लेकिन अगर हम बात करें सही डेफिनेशन जो होता है, जो डेफिनेशन है इसकी, वो देखना पड़ेगा ना, क्यों बच्चा, डेफिनेशन क्या है इसकी। और आप लोगों को पता ही है हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेशन का कितना बड़ा रोल है। परिभाषा, परिभाषा मतलब भाषा के अंदर ढालना, उसे डिफाइन करना, उसके एरिया को कहाँ तक। डेफिनेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि हम समझ सके कि इसका विस्तार कहाँ तक हो सकता है इस चीज का। तो डेफिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, सीधे सीधे अगर हम देखें तो क्या है, पृथ्वी का कांपना।
तो क्यों कांपेंगे? क्योंकि आंतरिक भाग में कुछ हलचल उत्पन्न हुआ होगा ना। तो सीधे सीधे क्या अगर हम देख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा जो लोग लिख रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हुए हलचल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हुए हलचल के कारण सतह का कांपना या सतह पर कंपन भूकंप कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हुए हलचल के कारण सतह का कांपना भूकंप कहलाता है। अर्थक्वेक का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, shaking of earth surface due to disturbance created into interior part, due to disturbance created into interior part of earth। समझ में आया? हाँ, तो ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब तो कुछ बेसिक कीवर्ड हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट है, हाँ, ये सरफेस है हमारा। ठीक है, ये नीचे कई सारे प्लेट हैं, अपना प्लेट वगैरह लगे पड़े हुए हैं, हाँ कि ना? हाँ, तो कुछ हलचल यहां उत्पन्न हुई है। कहां? यहां हलचल उत्पन्न हुई है, नीचे कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। अभी हमको नहीं पता क्या हुआ, वो तो कारण में जानेंगे ना हम लोग। अभी सामान्य चीज है, कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से यहां क्या हुआ? हलचल हुआ, डिस्टरबेंस हुआ। तो जब डिस्टरबेंस होगा तो यहां से क्या होगा? वेव्स निकलेगी, चारों तरफ जाएगी, हाँ कि ना? चारों तरफ वेव्स जाएगी। ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसे वेव्स गई। सबसे पहले कौन सी वेव उत्पन्न होगी? प्राइमरी, याद करो। फिर सेकेंडरी, और लास्ट में क्या होंगी? जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिल जाएंगी तो सरफेस वेव्स उत्पन्न होंगी, लव वेव्स। जब दो लोग मिलेंगे तभी तो प्रेम होगा भाई, लव। और लव हुआ कि विध्वंस शुरू? हाँ, वंश नहीं, विध्वंस। वंश भी शुरू होता सोसाइटी में। तो ये जो स्थिति है ना, ये वाली चीज, इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो एग्जाम में मान लो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज फोकस इन सिस्मोलॉजी, व्हाट इज फोकस इन सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में या भूकंप विज्ञान में फोकस क्या है? तो क्या है ये? सतह के नीचे, क्या? सरफेस के नीचे आंतरिक भाग में वह स्थान जहां भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रहा है? सतह के नीचे पृथ्वी में वह स्थान जहां भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है। इट इज द जोन, या इट इज अ पॉइंट, पॉइंट सही हुआ, इट इज द पॉइंट बीनीथ द सरफेस और इंटीरियर ऑफ अर्थ वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो लिखो पहले फोकस फटाफट। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, वह बिंदु जहां भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? इट इज अ पॉइंट इनटू इंटीरियर ऑफ अर्थ, इट इज अ पॉइंट इनटू इंटीरियर ऑफ अर्थ। इनटू जगह इनसाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इनसाइड इंटीरियर ऑफ अर्थ वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट।
कौन कौन से हमारे वेव्स होते हैं, PSL हम लोग देखे। तो ये फोकस है, लेकिन सुनिए ये फोकस है और ये ठीक उसी के वर्टिकल दिख रहा है, ये जो स्थान होगा ठीक, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है, बोलो। ये होगा एपिसेंटर। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। तो ये क्या हुआ, अगर आपको देखकर बताना हो, डेफिनेशन देनी हो, क्यों बेटा देखकर इसको बताओ, ये इसको हम क्या बोलना चाहेंगे अपने शब्द में, अगर आपको बताना चाहो तो क्या बताओगे, क्या है एपिसेंटर? क्या इन्फेरेंस हो रहा है, क्या अनुमान लग रहा है, क्यों बताओ तुम, क्या बोलोगे इसको, ये बताना है। कितने लोग बता सकते हैं, देखते हैं। हाँ ट्राई ही करना हो, क्या आत्महत्या थोड़ी ना करना है। हाँ जनरेट तो यहाँ हो रही है, देखो यही इसीलिए तो कह रहे हैं, देखो सिंपल रखा करो, सोचा करो कितने सिंपल। तो क्या है, ये बिंदु है, सबसे पहली बात क्या है, पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर है, ये सरफेस के नीचे है, और ये कहाँ है, सरफेस पर बिंदु। तो कैसा बिंदु, यहां पर सिस्मिक वेव्स क्या होंगे, पहली बार अनुभव होंगे, फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड या फर्स्ट रिसीव्ड। लेकिन वेव्स तो इस साइड पे, हाँ इस साइड पे, लेकिन सबसे पहले यहां आएगी ना, जो ऊपर सबसे पहले यहाँ आएगी, क्योंकि पुश करती है ना प्राइमरी बेस। हाँ जितना बड़ा विध्वंस होगा उतनी दूर जाएगा इफेक्ट। आप बताओ उत्तराखंड से यहाँ कैसे फील हुआ दिल्ली में, यानी चारों तरफ गई ना, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस कहाँ होगा, जहाँ एपी सेंटर होगा। इसलिए क्या, जैसे भूकंप आता है तो न्यूज चैनल वाले शुरू कर देते हैं, एपी सेंटर कहाँ था, एपी सेंटर। आराम से बहन बता दो, हर चीज सनसनीखेज देख करने की क्या जरूरत है, सेंसेशनल क्रिएट किए जा रहे हैं ना आजकल मीडिया में। हाँ एपिसेंटर का कोई रेडियस होता है क्या? रेडियस नहीं, बिंदु है, एक जगह का बिंदु है, पॉइंट। तो एपिसेंटर अब लिख लो अपने, एपिसेंटर पता कैसे करते कि ये एपिसेंटर, बता रहे हैं, रुको तो सही, सब्र करो। एपिसेंटर क्या है, या पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है। क्या होगा, तुमको इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं, हाँ हमसे गुस्सा, अच्छा तुम गुस्सा नहीं होते हो, तुम तो सोते हो, जो आदमी सोता है इतना गुस्सा कहाँ करे। हम इनको देखते ही हमारा एक दोस्त याद आता है, जब मैं कन्वर्जिस एक मल्टीनेशनल कंपनी है वहां मैं काम करता था, तो बगल हमारे एक महानुभाव होते थे, नाम नहीं बताऊंगा, मान लो कभी सुन लेंगे तो कहेंगे यार तुम कहाँ कहाँ हमारी चर्चा करते हो। वो ना काम करते करते सो जाया करता था, पता लगा ऐसे कीबोर्ड पे ऐसे देखते देखते सो जाता था, बीच में सोता, मतलब कभी कभी हमको लगता था टाइप करते वक्त जो बीच का गैप होता था उसमें भी वो एक नींद मान लेता था, इतना टैलेंटेड आदमी था। हाँ तो एपिसेंटर क्या है, सतह पर वह बिंदु है जहां पर पहली बार भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है। इट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर सिस्मिक वेव्स आर फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड। यही है, आपको चीजें दे दिया जाए, आप डेफिनेशन स्वयं बना पाओ, ये कला डेवलप करनी है आपको, ठीक है। हमको पता है आपका एजुकेशन पैटर्न कुछ उसी तरह का रहा है, ठीक है। एपिसेंटर हो गया, ये क्लियर हुआ। अब और चीज कुछ पूछी जाती है तो ये पता कैसे चलता है ना, जैसे वो बोले, तो वो अभी हम देखेंगे। लेकिन एक और चीज है, क्या हमारे पास कुछ ऐसे तकनीक हैं जिससे हम पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप का, जैसे सुनामी का हम लोग डेवलप कर चुके हैं, क्या भूकंप का भी हम लोग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भूकंप की घटना जैसे जब हमें पता चलेगा अगले 2-3 मिनट में भूकंप आ चुका होगा, तो इससे पैनिक ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो जो डिस्टरबेंस हो सकती थी उससे ज्यादा डैमेज होगा। हमेशा की समझ लीजिए, हादसे में कभी भी जो डैमेज सबसे ज्यादा होता है, हादसे के बाद जो पैनिक क्रिएट होता है, भगदड़ जिसे कहते हैं, उससे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे भूकंप पता लगा, 6 रिएक्टर मतलब
आने वाला, तो वहां अनाउंसमेंट हो गया, वो सायरन बजने लगा, सब भागना शुरू कर देंगे, पता लगा एक्सीडेंट से मर गए। अब पता लगा भूकंप माइनर सा आने वाला था, नॉर्मल आने वाला था। तो जब भी भूकंप आए, इसीलिए क्या होता है, उसका सबसे बढ़िया डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है कि भैया कोना पकड़ लो, अगर घर में हो, बिल्डिंग में हो कहीं, तो कोना पकड़ लो, अपने हेड को ढक लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर सड़क पर है तो जो है किसी बिल्डिंग से किनारे रहिए, वायर के नीचे ना रहें ना, ये सब चीजें बताई जाती है। तो ये कैसे अभी हम देखेंगे, तो पता क्या, केवल ध्यान दीजिए, आपसे पूछ सकता है और पूछा जाता है कि भूकंप की घटना से पहले सतह से कौन सी गैस निकलती है, तो उसका नाम है रेडॉन। क्या? रेडॉन एक गैस है जो है ठीक सतह से निकलती है भूकंप के दौरान, और ये वायुमंडल में पाई नहीं जाती, तो जैसे ये रिलीज होती है हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। लेकिन जब ये रिलीज होगी उसके कुछ मिनटों में ही भूकंप आ जाएगा, इसलिए हम अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ढंग का जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है। हाँ हाँ, तो लिख लो, भूकंप आने से पहले सतह से रेडॉन गैस बाहर निकलती है। भूकंप आने से पहले सतह से रेडॉन गैस बाहर निकलती है। रेडॉन गैस emitted from the surface just before earthquake, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये चित्र बनाओगे? हाँ, बना लिए? आगे बढ़े? अच्छा, आगे भी नहीं बढ़ते हैं। एक और चीज है जो समझते हैं, तो इसकी तीव्रता या मापन, इसका भूकंप का मापन, मेजरमेंट ना, बोलो मेजरमेंट, हाउ वी मेजर द इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो इसके दो चीज हमें मेजर करते हैं। सबसे पहले मेजर जो करते हैं वो करते हैं मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एनर्जी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उसमें, समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसको, एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? तीव्रता। क्या बोलेंगे? तीव्रता, ये ऊर्जा, मैग्नीट्यूड। एक चीज ये होता है, दूसरी चीज होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है घातकता, कितना घातक है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, दोनों एक ही चीज से माप ली जाएगी? नहीं, दोनों एक ही चीज से नहीं मापी जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड मापने के लिए जो इस्तेमाल होता है, एक स्केल इस्तेमाल होगा जिसका नाम होगा रिक्टर स्केल। क्या? रिक्टर स्केल। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर। किसका प्रयोग करते हैं? और इंटेंसिटी के लिए क्या करते हैं? उसके लिए अलग स्केल लिया जाता है, मर्केली। उसके लिए कौन सा स्केल लिया जाता है? मर्केली। मर्केली स्केल, उल्टा हो गया, मरकली नहीं होता, हम मर्केली सही, ये पहले ही सही लिखे थे। मर्केली स्केल, ठीक है। मापन समझ में आ रहा है? ये एरो से समझ में आ रहा है कुछ? सर ये जो रेडॉन गैस निकलती है, हाँ, उसकी एपिसेंटर के मतलब वहां पे निकलती है, एपिसेंटर के पास से ही निकलती है, हाँ, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल पर मापेंगे क्या? मैग्नीट्यूड यानी तीव्रता, और इंटेंसिटी कहाँ मापेंगे? बोलो, घातकता। मतलब समझ रहे हो, ये एनर्जी मापेगा, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसके इफेक्ट को मापेगा। क्या मापेगा? इफेक्ट यानी प्रभाव, वही घातकता कि कितना घातक है, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जाम में देखो गलती हो जाती है, एग्जाम में जैसे पूछ लेगा, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लिखो, एक देखो अभी कैसे फंसाता है यूपीएससी, और 99% लोग फंस जाते हैं। कितने? 99, इतना ज्यादा सर्वे है इसका। तो इसमें लिखेंगे, हाउ डू वी ऑब्जर्व
हाउ डू वी ऑब्जर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम क्या करते, किस स्केल का प्रयोग करते हैं? हाउ डू वी ऑब्जर्व, या हाउ डू वी मेजर, ऑब्जर्व की जगह मेजर होगा, ठीक है। हाउ डू वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ना। ऑप्शन ए यूजिंग रिक्टर स्केल, पहला रिक्टर स्केल, दूसरा यूजिंग मर्केली स्केल, मर्केली स्केल, मरकरी नहीं मर्केली, केला का केली कर दो, उसका फीमेल वर्जन, ठीक है। हाँ मरकेली, तीसरा दोनों, क्या दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों नहीं होगा, रिक्टर होगा। मैग्नीट्यूड निकालना है ना। अगर यहाँ पर अगर वहां लिखा रहे कि मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, तब दोनों हो जाएगा। ये ध्यान देना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अच्छे अच्छे टीचरों को भी नहीं पता है जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। हाँ तो ये रिक्टर स्केल पर क्या होता है, देखो इस पे 0 to 9 यूनिट बने होते हैं। क्या 0 to 9 यूनिट बने होते हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, और इसमें कितने बने होते हैं? 0 to 12 यूनिट बने होते हैं, ठीक। 0 to, अगर हम देखें इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड के आधार पर भूकंप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगर 0 to लेकर 0 to 5 यूनिट है, आपने मापा, भूकंप की घटना आई, तरंगों का मापन किया, स्केल पर उसने 0 to 5 यूनिट दिखा है, तो इसको माना जाता है क्या? माइनर। ये क्या है? ये माइनर लेवल का भूकंप है, मतलब इससे कोई नुकसान होने वाला है नहीं। फिर दूसरा जो होगा वो 5 से लेकर 7 के बीच में होगा। कितना? 5 से लेकर 7 के बीच में, ये मॉडरेट लेवल का भूकंप होगा। क्या होगा? मॉडरेट लेवल का होगा, औसत, ठीक है। और 7 से ऊपर जैसे गया, ये क्या हो जाएगा? मेजर। ये मेजर अर्थक्वेक है। मेजर मतलब घातक, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा? ये माइनर मतलब कम प्रभाव का, औसत प्रभाव का, और ये क्या हो जाएगा? खतरनाक, खतरनाक स्तर का, ठीक है। तो ये होता है, क्लियर है? कल वाला कितना था? 6.2 था ना, 6.2 के आसपास था, यानी कि कौन सा था वो? मॉडरेट लेवल। इसलिए देखो ज्यादा जनधन की हानि हुई नहीं, लेकिन जैसे वो 6.9 को क्रॉस करेगा ना, जैसे 7.4 आया था 2015 में, तहलका मचा दिया उसने नेपाल में। अभी 7.9 आया था कहाँ पे? इराक में, तुर्की में 7.4 आया था, 7.9 आया था, 8 के, देख लो 50,000 मरे थे, जबकि तुर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। मोरक्को में 7 के आसपास आया था, निपटा दिया, ठीक है। हाँ समझे? तो ये था, मापन करेंगे। अच्छा, मापन के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगी, ध्यान दीजिए, ये तो स्केल है ना, डिवाइस का नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ, यंत्र, भूकंप मापी यंत्र। जो भूकंप मापी यंत्र का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, ठीक है, डिवाइस। तो यहां दिक्कत हो जाती है कभी कभी लोगों को। देखिए मान लीजिए से आपको अपनी हाइट मापना है, तो इंची टेप का इस्तेमाल करेंगे, तो इंची टेप क्या हो गया? वो डिवाइस हो गया। इंची टेप क्या हो गया? डिवाइस। और इस इंची टेप पे अलग अलग स्केल बने होंगे, 1 इंच का बना होगा, 1 सेंटीमीटर का बना होगा, उसी तरह से ये अलग अलग स्केल है। समझ में आ रहा है? डिवाइस वो है, ये स्केल है अलग अलग, ये मापेगा एनर्जी, वो मांगेगा उसकी इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? हाँ, इसको उतना इस्तेमाल नहीं करते, जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझ, मैग्नीट्यूड में मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी तरंगों की शक्ति कितनी थी, कितना रेंज तक जाएगा। जैसे मान लो ये स्केल बना है, ठीक है, ये पॉइंटर है, यहाँ पर ये पॉइंटर है ऐसे,
भूकंप आया तो क्या होगा, खटाक से वो डिवाइस में तरंगों को ऑब्जर्व करेगी। ऑब्जर्व करने के बाद जितनी ज्यादा शक्ति होगी ये तीर क्या होगा, उतना ही दूर तक जाएगा। अगर ये 8 पे जाके खत्म हुआ इसका मतलब कितना का था, समझ में आया? वो क्या मापता है कि कितना प्रभाव हो सकता है उससे, बिल्डिंग कोलैप्स होगी कि नहीं होगी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा कि नहीं, वो मापता है। हाँ डैमेज, वही तो लिखे ना, इफेक्ट्स को मापता है, प्रभाव, और ये एनर्जी को मापता है। आया समझ में? चले आगे। अब तो एक चीज तो हमारा हो गया, क्या इंट्रो हो गया। अब हम देखेंगे क्या, बोलो, कॉजेस। बोल दो ना जरा, भारत माता की जय। कॉजेस मतलब कारण, क्या कारण। तो कारण हमारे पास भूकंप के वो दो है, कितने हैं, 2 कारण, ठीक है। पहला कारण है नेचुरल कॉजेस, हिंदी में क्या बोलेंगे आप लोग जानते ही हो, प्राकृतिक कारण। क्या होगा, प्राकृतिक कारण। और दूसरा होगा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, हिंदी में क्या बोलेंगे, मानवीय कारण। एंथ्रोपो का मतलब होता है मानवीय, क्यों, मनुष्य से संबंधित जो लोग हम लोग अध्ययन करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव शास्त्र ना, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो नेचुरल कॉजेज कुछ हैं, कुछ हमारे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, 2 कारणों से आते हैं। चलो इसको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसको तो रोक सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने कुकर्मों की वजह से भूकंप भी ला रहा है, ये कुकर्म है हमारे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से कुकर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें नेचुरल कॉज में सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है, या यूं कहे टेक्टोनिक एक्टिविटी, हाँ कि ना, टेक्टोनिक एक्टिविटी पहला तो यही है, एक्टिविटीज, इसको हम लोग कल ही देख लिए थे। हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हिंदी में क्या बोलेंगे, विवर्तनिकी, ठीक है, विवर्तनिकी प्रक्रियाएं, ठीक है, विवर्तनिकी प्रक्रियाएं। दूसरा क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया, वोल्केनिक एक्टिविटी, अभी हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तीसरा होगा मेटेरोइड एक्टिविटी, मेटेरोइड इवेंट, उल्का पिंड की घटना, बहुत बड़ा कोई उल्का पिंड गिरेगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। एक और हो सकता है लार्ज लैंडस्लाइड, कोई एक बहुत जाइंट लेवल का लैंडस्लाइड हो जाए, पृथ्वी पर एक पूरा पूरा पहाड़ ही गिर जाए, भूस्खलन, हाँ भारी भूस्खलन, ठीक है, गिर जाए तो उससे भी क्या कंपन आ सकता है ना। मान लो कोई पहाड़ था, पहाड़ी के ऊपर का हिस्सा जो चट्टान था वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो एक दिन क्या होगा, वो वहीं से गिरा और फटाक से शहर पे खटाक से गिरा, तो फिर क्या भूकंप आ सकता है। हालांकि इतना मुश्किल है लेकिन संभावना है, हमें संभावना पर नजर डालनी है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, मेटेओराइट हो गई, लार्ज लैंडस्लाइड हो गया, और क्या हो सकता है, एक है आइसोस्टेसी। क्या है, आइसोस्टेसी। कोई है ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, वो ये पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भूसंतुलन। क्या बोलते हैं, भूसंतुलन, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। हाँ, मैग्मा, अरे तो ये सब का है, टेक्टोनिक एक्टिविटी में तो कवर होंगे वो सब, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक में देख लेते हैं फटाफट। तो ये तो हमारा इस पर नियंत्रण नहीं, हमारा इस पर जोर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमने अपने कुकर्म से पैदा की हैं। इसमें सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक कॉज में जाएगा, हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, हाँ कि ना। आप लोगों ने परमाणु मूवी देखी है? तो उसमें देखो क्या होता है, बॉम्ब बना के जब टेस्ट करते हैं तो भूकंप आता है। ऐसा क्यों?
देखिए क्या है, परमाणु बम बनाया हमने, अच्छा बना है, इफेक्टिव बना है, मार गिराएगा कि नहीं गिराएगा दुश्मन के देश को, कैसे पता चले? अब एक दुनिया में एक कहावत चलती है, एक जहर कितना भी अच्छा हो चख के थोड़ी ना परीक्षण करोगे, चेक करें मरेंगे कि नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने बनाया चेक करने के लिए ही पाकिस्तान पे छोड़ दिया या किसी और देश में छोड़ दिया। अब और उनको बोला अरे बुरा मत माना, टेस्ट कर रहे थे, काम करता है कि नहीं करता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर ही हिल जाएगा। तो फिर करें तो करें क्या? फिर हम लोग क्या करते हैं, रेगिस्तान में से टेस्ट करते हैं, डेजर्ट एरिया में। उसका कारण होता है, पहला कारण ये होता है कि वहाँ आबादी कम होती है, दूसरा कारण होता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, घर वगैरह भी कम है, तो रेत ही रेत है। नीचे विस्फोट कराएंगे तो बहुत ज्यादा होगा, क्या रेत में डिप्रेशन आ जाएगी या रेत ऊपर जाएगी और फिर आ जाएगी नीचे ना। पानी भिजवा दीजिए, पानी। हाँ दिख तो रहा है। अरे यार हमने कुछ नहीं छुआ, क्या होता है जब भी कोई गड़बड़ होता है, कुछ समय का ऑपरेटर कौन है उसी के ऊपर सब तोहमत डाल दिया जाता है जनरली आदमी। एथिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, एटीट्यूड में कंफर्मेशन बायस्ड। कुछ भी बात करो सिलेबस से निकालना आना चाहिए। हम घुमा फिरा कहीं ना कहीं सिलेबस में फिट कर देते हैं कुछ ना कुछ। ये होता है सिलेबस जब तैयार है, वो देखो दो आदमी बतिया रहे हैं, इसको भी सिलेबस में अगर डालना हो तो क्या करोगे? हाँ ये सोशोलॉजी में जाएगा ना, सोशल इश्यूज में जाएगा। हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का मैंने बताया, बम से उड़ा वापस आ गया, क्या दिक्कत? मालूम सूरत में टेस्ट कर दे नीचे तो बिल्डिंग बम से गई वापस आके फिर थोड़ी ना ऐसे एडजस्ट हो जाएगी जिगसॉ फिट की तरह, नहीं ना। हाँ तो इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट वहां करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आएगा तो अनसस्टेनेबल डैम्स एंड रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन। आपको ये क्या है, ये क्या है? अनसस्टेनेबल लिखा है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गैर धारणी के अधारणी, गैर धारणी ना, गैर धारणी बांधों और जलाशयों का निर्माण, बांधों और जलाशयों का निर्माण, ठीक है। फिर अनसस्टेनेबल एंड एक्सेसिव, कोई बात नहीं आप ही का है, अनसस्टेनेबल एंड